हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड लेक्चर। इसके अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये चैप्टर हमारा टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का, इसके अंदर हम लोगों को कुछ 3 या 4 चीज़ें पढ़नी है डिफरेंट कैसे कैसे रिएक्शन होगा इसके अंदर। उसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज़ से। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर ना मेटल्स अरेंज किए गए हैं उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में। बोलने का मतलब आसान भाषा में ये है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर मेटल्स लगाए गए हैं, मेटल्स रखे हुए हैं इस सीरीज़ के अंदर, कि जिस तरीके से आप इसको पढ़ते चले जाएंगे नीचे की तरफ तो इनकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की ताकत ना कम होती चली जाएगी, है ना। जो मेटल सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और अगर आप नीचे पढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को ना आप लोगों को पढ़ना है और इसको याद रखने की कोशिश करना है। इसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड आएगा इसके बाद, ठीक है। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा ना सेकंड टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे है। देखो, कोई एक मेटल ए होगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा और दूसरा मेटल बी का सॉल्यूशन है, तो मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मेटल बी को अलग कर देगा और ख़ुद अपना सॉल्यूशन बना करके बैठ जाएगा। वहाँ पे हमने एक और इसी के एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर दिया जाए तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन अपना खुद सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, देखो ध्यान से। ये जो आयरन है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अंदर देखेंगे हम लोग तो आयरन हमारे पास यहाँ है और कॉपर यहाँ है। हमने अभी देखा कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग नीचे जाते रहेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आयरन और कॉपर में नीचे कौन सा है? कॉपर है, यानी कि ये कम रिएक्टिव होगा। आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि सीरीज में ये ऊपर है। इसी वजह से ये जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना आयरन का सल्फेट बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। आपको याद हो कि ये सॉल्यूशन हमने जो रिएक्शन पढ़ा था इसके अंदर ना कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। आपको कलर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और भी रिएक्शंस थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब हम लोग ना रिएक्शंस पढ़ रहे हैं आगे और फर्दर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम लोग हवा में बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो उनका क्या होगा। देखो, बर्निंग इन एयर को ना हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। जब भी कोई भी सब्सटेंस ना हवा में बर्न किया जाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मैग्नीशियम मेटल को जब हम लोग जला देते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। और वो हो क्या रहा था वहाँ पे, बेसिकली जो मैग्नीशियम है ना हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो, मेटल जब भी बर्न किया जाएगा तो मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल क्या होगा? हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा? मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड मेटल का, सिर्फ ऑक्साइड नहीं, कोई भी कंपाउंड मेटल का, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो ये किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। ये आप लोग याद रखेंगे कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी कि मेटल के सारे ही कंपाउंड्स बेसिक नेचर के होते हैं। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे एक कॉपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने बर्न किया तो कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड है। इस तरीके से अगर हम लोग और मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे, और ये कॉपर का ना 2+ वाला कैटायन होता है, तो यहाँ पे डिटेल में लिख भी लेना अगर आप लोगों को याद हो। कॉपर 2+ वाला कैटायन है ये, तो कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है। इसी तरीके से अगर हम लोग और मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि बर्न करेंगे, तो वो अपने दूसरे ऑक्साइड्स बना लेगा। अब देखो, कुछ ऑक्साइड्स हो सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन कुछ खास ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मेटल के कुछ खास ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ना अपना एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। लेकिन ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर ना एम्फोटेरिक होता है। कैसा नेचर होता है? एम्फोटेरिक। अभी एम्फोटेरिक क्या चीज़ है? देखो, एम्फोटेरिक नेचर उसको कहते हैं
कि मेटल का जो ऑक्साइड है ना वो कभी कभी एसिडिक बिहेवियर और कभी बेसिक बिहेवियर भी दिखाएगा, दोनों तरीके के बिहेवियर्स दिखाएगा। देखो कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। एम्फोटेरिक नेचर क्या है? विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जब मेटल के, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड के सामने कोई एसिड आ जाएगा तो ये अपने आप को बेसिक की तरह जो है बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, और अगर इसके सामने अगर कोई बेस आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सामने तो ये अपने को जो है एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, जो कि बेसिक नेचर का ना होकर कैसे नेचर का होगा? एम्फोटेरिक नेचर का होगा। देखो इफ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होना चाहिए, एम्फोटेरिक है तो बेस और एसिड रिएक्ट करके एक सिंपल सॉल्ट बना लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वाटर आप रिलीज कर देंगे। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका बेसिक नेचर तो हमने देख लिया, तो इसके बाद जब हम इसको बेस के सामने रिएक्ट कराएंगे तो अपना बेसिक नेचर ना दिखाते हुए एसिडिक नेचर शो करेगा। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम लोग बेस के सामने रख रहे हैं तो ये अपने आप को एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और क्या बना रहा है? एक नया सॉल्ट बना रहा है और प्लस में एक वाटर भी रिलीज कर रहा है। देखो यहाँ पे बेस हो गया, यहाँ पे ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, सॉल्ट और वाटर हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाएंगे। इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है, इसमें जो आपको ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये रिएक्शन, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है NaAlO2, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बन रहा है? मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये हमने बर्निंग इन एयर के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। सेकंड पार्ट इसका क्या है? अगर नॉन मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। याद रखेंगे आप लोग, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के, ठीक है। कौन कौन से नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। नहीं, ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे। एक चीज एक्स्ट्रा आप पढ़ लो, जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना, यानी कि वाटर H2O, ये ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है। कैसा नेचर है इसका? न्यूट्रल नेचर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेटल्स का ना रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से होता है। अलग अलग मेटल्स का जो वाटर के साथ बिहेवियर है ना वो अलग अलग है। हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी उसके अंदर अलग अलग मेटल्स लिखे हुए थे, उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर मेटल के साथ उन सब का किस तरीके से है, डिफरेंट हम लोग देखेंगे, है ना। देखो मेटल्स का जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ वो 2 स्टेप्स में होगा हमेशा, ठीक है। मेटल जो भी लेंगे आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सबसे पहले आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होना ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी। उसके बाद अगर मेटल का जो वो ऑक्साइड है, वो मेटल का ऑक्साइड अगर सॉल्यूबल हुआ पानी के अंदर तो वो वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, स्टेप 2 जाएगा वहाँ पे। मेटल का ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से वहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 स्टेप्स में जो काम होगा ना, ये बहुत से मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फास्टर रेट में होता है, कि इतना फास्टर रेट में होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि ऊपर के जो 2 मेटल्स थे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमारे पास, वो थे पोटेशियम और सोडियम। आपने टैप वाटर, जो नॉर्मल वाटर लिया, घर के अंदर जो भी वाटर है उसको, उससे आपने रिएक्ट कराया, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों स्टेप्स होंगे ना पोटेशियम और सोडियम के केस में, इतनी ज़्यादा फास्टर रेट पे होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई मेटल ऑक्साइड बना भी है कि नहीं। वो डायरेक्टली सेकेंड स्टेप में जाएगा और फटाफट से मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम और सोडियम जो है टैप वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि वहाँ पे आग लग जाएगी, वहाँ पे जो है ना फायर ब्रेक आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कैल्शियम वाला मेटल था। ये जो कैल्शियम मेटल है ना, ये भी टैप वाटर के साथ जो नॉर्मल वाटर है उसको रिएक्ट कर लेगा, लेकिन अच्छा वो भी जो है ना क्या बनाएगा, सेकंड स्टेप में चला जाएगा। ये भी फास्टर रेट पे रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज करने की वजह से वो सॉल्यूबल भी है और वो बाद में मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम जो है क्या बन जाएगा, फाइनली कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ना जो ऊपर के 2 मेटल्स थे ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे आग लग रही थी।
ये जो कैल्शियम का रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, हीट प्रोड्यूस तो कर रहा है, बर्तन को गर्म कर देगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज नहीं करेगा कि वहाँ पे आग लग जाए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और इतना एक्सोथर्मिक नहीं है कि वहाँ पे आग लग जाए, डज नॉट कैच फायर। अब नेक्स्ट हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ना नॉर्मल टैप वाटर का जो टेम्परेचर है उससे रिएक्ट करेगा नहीं, मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा हॉट वाटर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको पानी को थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी पहले से। रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए आपको देने के लिए, इसको एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्शन कर सके। मैग्नीशियम कौन से वाटर से रिएक्ट करता है? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे भी दोनों रिएक्शंस होंगे, दोनों स्टेप होंगे, मेटल का ऑक्साइड भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, फिर बाद में रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बना देगा। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच में डिफरेंस ये है कि कैल्शियम वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, हीट रिलीज कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है, और मैग्नीशियम में क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है रिएक्शन करने के लिए। अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम में ना एक कॉमन सवाल ये है कि जब भी हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये दोनों मेटल पानी के ऊपर आकर के फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनफैक्ट ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, पोटेशियम तो खैर एकदम से ब्लास्ट करता है, सोडियम फिर भी जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, वो भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फ्लोटिंग क्यों हो रही है? देखो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गेट्स अटैच्ड टू द मेटल, गेट्स अटैच टू द मेटल। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना वहाँ पे, उसके बबल्स बनते हैं। वो बबल्स क्या करेंगे? वो बबल्स क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का मेटल है ना, इसके सरफेस पे आकर के उससे चिपक जाते हैं, और वो चिपकने की वजह से उसको बॉयंसी मिलती है और ऊपर की तरफ जाकर के मेटल फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये रीजन है इन मेटल्स के फ्लोट करने का। इसके बाद देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन था। ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ना टैप वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ना हमने थोड़ा सा एनर्जी दिया, हॉट वाटर कर दिया तो भी रिएक्शन नहीं कर रहा। इन तीनों को रिएक्ट करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वाटर चाहिए, इतना एनर्जेटिक कि वो हॉट वाटर भी ना हो, कौन से स्टेट में चला जाए, वो स्टीम में चला जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो ये तीनों जो मेटल्स है ना स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ, और खास बात ये है कि इनके अंदर ना ये स्लो रेट में रिएक्शन करते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप तक ही रिएक्शन करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे ही नहीं। मेटल का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनेगा ही नहीं। देखो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। जिंक क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। आयरन क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों क्या रिलीज कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन मेटल का कोई भी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं बनेगा, नो सेकेंड स्टेप। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इनकी खास बात यह है कि आप कोई सा भी पानी दे दो, इनको टैप वाटर दे दो, इनको जो है हॉट वाटर दे दो, इनको स्टीम से रिएक्ट करवा दो, ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स हैं नीचे वाले, जितनी भी चीज़ें हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ही नहीं, यहाँ पे रिएक्शन कोई भी होगा ही नहीं। देखो एक बात और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो पोटेशियम और सोडियम है ना, इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर आपने ऐसे इनको जो है ऐसे ओपन एयर में रख दिया ना, तो ये बैठे बैठे आग जो है फायर को कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं ये। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को ना केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ताकि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। देखो मेटल्स ना कुछ नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। हम लोग लास्ट मेटल्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो रिएक्शन होता है ना, ये ना बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ना मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि उन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। इन तरीके के कंपाउंड्स को, जो बाद में कंपाउंड बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, जो मटेरियल बनता है सब्सटेंस, इसको हम लोग ना आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का रिएक्शन जो होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखेगा। देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराया गया तो आपको सिंपल एक सॉल्ट मिल गया। ठीक है, ये जो सॉल्ट मिला है ना, इसको आप लोग आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ना एनसीईआरटी के अंदर दो तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, यही हम लोगों को देखने हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम और क्लोरीन को। सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखना है कि सोडियम क्लोराइड असल में बनता कैसे है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा हुआ है
कि जो मेटल्स है ना, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि हर एक एटम के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उन एटम्स के आसपास में जो है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो वही, अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने कुछ ऑर्बिट्स होते हैं कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज ऑर्बिट है उसके अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद 8 आ सकते हैं, उसके बाद और भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम के एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे वाले में बचेंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया 2,8,1। ये इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि हर एक एटम ये चाहता है कि वो नोबल गैस की कन्फिगरेशन तक पहुंच जाए। नोबल गैस कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, नोबल है बिल्कुल, और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है ना, वो कंप्लीट, उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस उसके कंप्लीट है एकदम। ठीक है, अगर हम लोग एक नोबल गैस की बात करें कि नियॉन की बात करें तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 2,8 होता है, और नियॉन जो है सोडियम से बहुत ज़्यादा क्लोज है। पहले नियॉन है, उसके बाद फिर सोडियम है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम भी ये चाहता है कि किस तरीके से वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 2,8 वहाँ पे पहुँच जाए। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे दे। तो देखो सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा हो गया, 2,8 हो गया, जो कि नियॉन के कन्फिगरेशन से मैच कर रहा है। समझ में आ रही है बात, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसी की तरह अगर हम लोग एक क्लोरीन, ये जो नॉन मेटल हमने लिया है क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन जो है ना, ये चाहता है कि ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर ले। आर्गन का कन्फिगरेशन है 2,8,8, तो क्लोरीन भी चाहता है कि यही 2,8,8 पे चला जाए, लेकिन क्लोरीन के पास ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकता है 2,8,7। इसको ना 2,8,8 तक जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और क्या बन गया 2,8,8। ये आर्गन का कन्फिगरेशन है जिसको क्लोरीन ने अचीव कर लिया। ठीक है, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए यहां पे हमने इसको -1 लिखा। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 लिख दिया। अब जो प्लस वाला चार्ज होता है आपको याद होगा कि उसको कैटायन कहते हैं, जो माइनस वाला चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं। अब देखो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, इसने जो यहाँ पे इसको डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट करा, ये हो कैसे रहा है। देखो सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिसने इसको सोडियम ने जिसको डोनेट करा है, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके दिखा देते हैं। ल्यूइस का डॉट स्ट्रक्चर 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी पढ़ा है इसको। ठीक है, ल्यूइस का डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने, और क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये चाहता क्या है कि आर्गन की कन्फिगरेशन को अचीव कर ले। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे ना एक जगह अभी खाली है, देखो यहाँ पे इसके आसपास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये चाहता है कि ये 8 हो जाए। तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो सोडियम ने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम के पास +1 चार्ज आ गया और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से -1 चार्ज आ गया। अब दोनों ये आयन्स हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस हैं। हमने पढ़ा है कि चार्जेस आपस में जो है इंट्रैक्शन करते हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करते हैं। ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस का नाम रखें, याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जिनसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास एक फाइनल कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है NaCl। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। ये कैसे बनता है, देखो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2,8,8, क्योंकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऑर्बिट्स के अंदर, इसके पूरे एटम के अंदर। ठीक है, तो ये चाहता है कि ये भी नियॉन के कन्फिगरेशन तक पहुंच जाए। नियॉन का कन्फिगरेशन है 2,8, तो ये अपने अंदर से ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखो डोनेट करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद इसके पास जो कन्फिगरेशन हो जाती है वो 2,8 हो जाती है।
2,8 यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से ये एक कैटायन बन गया है, ठीक है। और जो क्लोरीन है अभी हमने पढ़ा कि क्लोरीन के पास तो 2,8,7 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये चाहता है कि आर्गन वाले पे पहुंच जाए, तो इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने पास क्या बन जाएगा 2,8,8 बन जाएगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेगा और ये क्या बन जाएगा एनायन बन जाएगा -1 वाला, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो कैसे रही है। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। वही इनके सामने ना जो क्लोरीन है इसके पास सिर्फ एक इसके पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी हाँ ये वाले 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये चाहता है कि ये किसी तरीके से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये वाला मैग्नीशियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन इससे मैग्नीशियम का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और क्लोरीन भी जो है इससे मैग्नीशियम का काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का एक और एनायन है ना, ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दूसरे एनायन को डोनेट कर देगा और क्लोरीन के दूसरे एनायन पे वहां पे तो उसको जरूरत है ही एक और इलेक्ट्रॉन की, यानी कि एक मैग्नीशियम का कैटायन 2 क्लोरीन के एनायंस को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट एक मैग्नीशियम का कैटायन क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 एनायंस को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन मैग्नीशियम जब अपना डोनेशन कर देगा तो +2 चार्ज और क्लोरीन जब अपने एक्सेप्शन कर लेगा तो -1 चार्ज, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे MgCl2। ये जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोगों ने बनाया था, उनकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ना सॉलिड्स होते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, इतना ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये एक दूसरे को इनका जो कंपाउंड बनता है ये सॉलिड अपीयर होता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि जब हमने बताया कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। इतने ज़्यादा सॉलिड होने के बाद, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद भी ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना ब्रिटल बनते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि ज़रा सा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये टूट सकते हैं, ठीक है। सॉलिड तो है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आयंस के बीच में इतना ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो उनको ओवरकम करने के लिए, उनके बीच के फोर्स को ओवरकम करने के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा, है ना। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स। थर्ड हम लोग देखते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये पानी के अंदर तो घुल सकते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो दूसरे सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब के अंदर ये इनसॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स ना ये सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे, या तो सॉल्यूशन में इसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाए किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन बना दिया जाए, या फिर इसको पिघला दिया जाए, मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन में क्यों करते हैं ये, क्योंकि इनके जो आयंस है ना, इनको मोल्टन स्टेट में इन आयंस को फ्रीली फ्रीली मूव कर सकते हैं ये इसी वजह से। अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो आराम से जो है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे।